नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। देवभूमि की खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप खबरों के माध्यम से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर जरूर से चेक इन करें, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन की नजर में आ रहा है। रुक करते हैं देहरादून की तरफ। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि प्राधिकरण की टीम ने ऋषिकेश क्षेत्र में एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बनाए जा रहे बहुमंजिला भवन को सील कर दिया। ये भवन लक्कड़घाट रोड निर्मलबाग ब्लॉक सी में निशांत मालिक द्वारा निर्मित किया जा रहा था। प्राधिकरण को लगातार मिल रही शिकायतों और निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के आधार पर यह कार्रवाई की गई। एमडीडीए की टीम मौके पर पहुंची और नियमानुसार सीलिंग की प्रक्रिया पूरी की गई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष डोभाल हमारे साथ मौजूद है। आशीष, क्या खबर सामने आ पा रही है इस पूरे मामले पे? जो एमडीडीए है देहरादून मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, वो लगातार जो है अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर रहा है। और इसी के तहत जो ऋषिकेश में एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां बहुमंजिला भवन बिना नक्शा पास कराए बनाया जा रहा था और उसको कहीं ना कहीं शिकायत मिलने के बाद सील किया गया है। और अन्य भी जो अवैध निर्माण है वो ढहाए जा रहे हैं, कई जगह प्लॉटिंग ध्वस्त की जा रही है। और एमडीडीए लगातार ऐसी कार्रवाइयां कर रहा है। जो एमडीडीए अफसरों का साफ कहना है कि जो अवैध तरीके से निर्माण किया जाएगा उसको जो है ध्वस्त किया जाएगा। अगर किसी को निर्माण करना है या प्लॉट लेना है तो उसे एमडीडीए के जो नॉर्म्स हैं उसके माध्यम से उसका मैप पास होना चाहिए। और प्लॉट जो ले रहे हैं और जो प्लॉटिंग कर रहे हैं अवैध तरीके से, उनके खिलाफ भी लगातार जो है एमडीडीए कार्रवाई कर रहा है। चाहे ऋषिकेश की बात हो, डोईवाला की बात हो, विकास नगर की बात हो, इवन मसूरी क्षेत्र में और कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र भी हैं जहां पर एमडीडीए के नाम पर प्लॉटिंग की जा रही है। एग्रीकल्चर लैंड पर प्लॉटिंग की जा रही है, जिसे बिना लैंड यूज चेंज किए जो है जो प्रॉपर्टी डीलर हैं ऐसे काम कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ लगातार एमडीडीए एक्शन मोड में है। और जो उपाध्यक्ष हैं एमडीडीए बंशीधर तिवारी, उनका साफ कहना है कि अवैध निर्माण को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जो सचिव मोहन सिंह बर्निया है, उनका भी साफ कहना है कि हमारी तमाम जो टीमें हैं वो लगातार शिकायतें भी मिल रही थी, जिसके बाद अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं प्रशासन। लगातार जो शिकायतें मिल रही हैं वो उस पर एक्शन लिया जा रहा है। और खुद भी टीमें मोबाइल टीमें बनाई गई हैं, वो जगह जगह निरीक्षण भी करती हैं। लेकिन कई बार आरोप भी लगते हैं कि एमडीडीए के जो अधिकारी या कर्मचारी हैं कई अवैध निर्माणों को जो है कुछ ले दे करके फिर से शुरू करवा देता है। तो उसकी निगरानी कौन करेगा, ये तो खैर जनता ही जाने। लेकिन कई बार ऐसे विरोध वाली खबरें भी आती हैं जो एमडीडीए की साख पर कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं। और लेकिन लगातार जिस तरीके से उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के कार्यकाल में जो कार्रवाइयां हो रही है, उन्होंने जो है पहली बार एमडीडीए के पास जेसीबी नहीं था तो जेसीबी मशीन बाकायदा खरीदा गया और जहां जहां अवैध निर्माण है उसे ढहाया जा रहा है। जी आशीष, लगातार देखा जा रहा है कि अवैध निर्माणों पर प्रशासन का बुलडोजर बरस रहा है। अभी आगे आने वाले अगर प्लान्स की बात करें तो और ऐसे कितने अवैध निर्माण है जिस पर प्रशासन कार्रवाई कर सकते हैं? बिल्कुल, ऐसे तमाम निर्माण है, चाहे वो वन क्षेत्र में हो या फिर ग्राम समाज की भूमि में हो या फिर जो नगर निगम की जो भूमि होती है उसमें भी कई जगह अवैध तरीके से मकान बने हुए हैं। और हालांकि सवाल बड़े उठते हैं कि कई ऐसे अवैध निर्माण शहर में मौजूद हैं जिन पर एमडीडीए कोई कार्रवाई नहीं करता है, नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं करता है। सिर्फ तो ये हवाला दिया जाता है कि मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट के कारण जब जब कोर्ट का आदेश आएगा तब इन पर जो है कार्रवाई की जाएगी। पिछले 2-3 साल पहले की बात बताऊं तो रिंग रोड पर खुद भाजपा का एक कार्यालय जो है बनाया गया था। उसके लिए बाकायदा बहुत बड़ी जमीन वहां पर एक्वायर की गई थी। बाद में पता चला वो जमीन जो है उसमें जो है तमाम विवाद हैं और जिसकी वो जमीन है वो कहीं ना कहीं एक महारानी की बताई जाती है। और उसके बाद एडीएम ने जो है उस जमीन को एक्वायर कराया है और उसके बाद भाजपा का जो कार्यालय का बोर्ड वहां पर लगा था
उसे भी हटाया गया जी। बने रहिए आप हमारे साथ आशीष। लगातार हम उत्तराखंड की खबरों से आपको रूबरू करा रहे हैं। अब रुक करते हैं देहरादून की तरफ। रमजान और होली में सुरक्षा को लेकर देहरादून में पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। एसएसपी ने त्योहारों के मौके पर लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए थाना प्रभारियों की जवाबदेही भी तय की गई है। पीक आवर्स में पुलिस विजिबिलिटी बढ़ाई जाने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की भी तैयारी है। आशीष, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, क्या खबर सामने आ पा रही है? बिल्कुल यशस्वी, जिस तरह से रमजान का महीना भी शुरू हुआ है कुछ दिन पहले, और कहीं ना कहीं होली का पर्व भी आ रहा है, तो इसको देखते हुए पुलिस अलर्ट है। जो देहरादून, खासकर राजधानी देहरादून में जिस तरीके से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, बेखौफ जो अपराधी धड़ाधड़ मर्डर कर रहे हैं, एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं कप्तान भी यहाँ के बदले गए हैं। परवीन सिंह डोभाल नए एसएसपी जो है सख्त रवैया अपनाए हुए हैं, और उनका साफ निर्देश है जो भी चौकी प्रभारी हो या फिर थाना प्रभारी हो या आईओ हो, जो भी पुलिस अधिकारी हैं, उनकी जवाबदेही तय होनी करने का उन्होंने निर्णय लिया है। साथ साथ जो रमजान का महीना है और होली का महीना है, तो इस समय कोई विवाद पैदा ना हो, कोई कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद पैदा ना हो, उसको लेकर के नाइट विजिबिलिटी भी बढ़ाई जा रही है। जगह जगह चेकिंग अभियान के साथ साथ जो सत्यापन अभियान है, उस पर भी पुलिस का पूरा जोर है। और सीधे तौर पर अगर कहीं वारदात होती है तो उसके लिए चौकी प्रभारी या थाना प्रभारी को जिम्मेदार कहीं ना कहीं ठहराया जाएगा। और ऐसा लगातार हो भी रहा है। कई जगह वारदात होने के बाद पूरी चौकी ही लाइन हाजिर की कर दी जाती है। और जो नए एसएसपी हैं, उनका भी साफ निर्देश है कि सब जो पुलिस को जो है चुस्त दुरुस्त होकर अपनी जो कार्य प्रणाली है उसे हाईटेक करना पड़ेगा, और जो अपराधी हैं उन पर गैंगस्टर लगाकर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, ताकि वो कोई नया अपराध न कर पाए। ऐसी अपराधियों की सूची तैयार करके उनके खिलाफ जो है नए तरीके से एक्शन किया जाएगी। जी आशीष, धार्मिक स्थलों पर किस तरीके से व्यवस्था किया है पुलिस प्रशासन ने? क्या सीसीटीवी कैमराज पूरे चल रहे हैं? क्या लगातार अवेयर किया जा रहा है लोगों को, कि अपील की जा रही है कि नहीं कि त्योहारों में शांति बनाए रखें और अच्छे से ये त्योहार मनाएं? बिल्कुल, हर जो मस्जिद है, चाहे मंदिर है, हालांकि होली का त्योहार एक भाईचारे का त्योहार है, और जो कहीं ना कहीं जो रमजान का महीना चल रहा है, उसे भी कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे का त्योहार माना जाता है। सभी जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई का एक नारा जो है पहले से ही प्रचलित है, तो उसी के तहत कहीं ना कहीं अमन चैन से दोनों जो धर्मों के लोग हैं वो अपना त्योहार शांतिपूर्वक मनाएं। इसको लेकर के सभी जगह चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। मस्जिदों में पहले से ही ऐसे जो तमाम इंतजामात हैं पहले से ही तैनात हैं, लेकिन जो बाजार हैं या चौक चौराहे हैं, वहां पर भी सभी सीसीटीवी कैमरों से निगरानी जो है की जा रही है, ताकि जो अपराधी हैं वो किसी भी तरीके से जो है कोई वारदात को अंजाम न दे, और जो दोनों त्योहार हैं वो जो है सकुशल जो है संपन्न हो। सभी जो तमाम धर्मों के लोगों की मीटिंग भी जो है थानों में की जा रही है, और भाईचारे और तमाम जो धर्म के आधार पर जो भी अपना अपना धर्म जो लोग मनाते हैं, होली में अक्सर देखने को मिलता है कि कोई मुस्लिम पे अगर कोई रंग फेंक दे तो जो है उनमें झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन ऐसा ना हो, ऐसी स्थितियां पैदा ना हो, इसलिए दोनों धर्मों के लोगों को बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप आशीष। और त्योहारों का सिलसिला अब देश में चल पड़ा है, और कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद से बचने के लिए उत्तराखंड प्रशासन बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करते हैं रुद्रपुर की तरफ। उत्तराखंड के रुद्रपुर में मजदूर से अभद्रता और मारपीट का आरोप लगा है। घटना में मंदिर प्रबंधन से जुड़े एक शख्स पर धक्का मुक्की और जबरन नारे लगवाने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल ने मोर्चा संभाल रखा है। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर तथ्यों की जांच में जुट गई है। आज की खबर इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। कल दिनांक 24/2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और पोर्टल्स पर एक वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो रहा था, जिसमें एक युवक द्वारा दूसरे युवक के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट के संबंध में ये वीडियो था।
इस संबंध में थाना पंतनगर के अंदर एक जो है तहरीर रिसीव की गई है, जिसमें जो है मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना चल रही है और इसमें जो है कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रुक करते हैं हरिद्वार की तरफ। हरिद्वार में नजीबाबाद हाईवे पर एक कंटेनर में अचानक आग लग गई। चेन्नई से माल लेकर के BHL हरिद्वार आ रहा कंटेनर जैसे ही चंडी देवी रोपवे के पास पहुंचा तो उसके हाई ड्राइवर चैम्बर में अचानक आग लग गई। ड्राइवर और क्लीनर ने कंटेनर को साइड में रोका और कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई और थोड़ी देर बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चलते कंटेनर में अचानक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग से कंटेनर में लदे सामान को बचा लिया गया। हालांकि ड्राइवर चैम्बर पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां फायर ब्रिगेड की टीम मशक्कत करती नजर आ रही है। बता दें आपको कि काफी मशक्कत के बाद आखिरकार फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है, लेकिन इन सब के बीच ड्राइवर चैम्बर पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है। चले लेके चलते हैं अब आपको बागेश्वर की तरफ। विकास को नई दिशा देने के मकसद से कुमायूं आयुक्त दीपक रावत 2 दिनों के दौरे पर बागेश्वर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों के साथ विकास योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में विशेष रूप से उन योजनाओं पर चर्चा हुई जो बजट या संसाधनों के अभाव में पिछड़ रही थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कुमायूं आयुक्त ने कहा कि बागेश्वर जिले के विकास से जुड़े सभी प्रमुख मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले की सबसे बड़ी चुनौती NH 309 के निर्माण से जुड़ी है, जिसमें भूमि अधिग्रहण के मामलों पर भी गहन चर्चा हुई। देखिए, बागेश्वर का ये विजिट है। आज भी मैं यहाँ पे हूँ और कल भी हूँ, और अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बैठक की गई, जिसमें जो रेलेवेंट मुद्दे हैं डिपार्टमेंट्स के अलग अलग, उन सब पे समीक्षा हुई, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, प्लस जो हमारे प्रोजेक्ट्स पीछे चल रहे हैं, ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनके खर्चे की स्थिति ठीक नहीं है या तालमेल की कमी है, इन सबको देखा गया। अभी बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्योंकि NH का चल रहा है, उसमें भूमि अधिग्रहण के जो मामले हैं कहाँ पे लंबित हैं, इन सब पे चर्चा की गई। और जो अच्छा काम डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, जैसे कीवी के केस में, ट्राउट के केस में, एक विद्यालय कपकोट में जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, इन सब का भी प्रेजेंटेशन डिस्ट्रिक्ट की टीम ने यहाँ पे किया। रुक करते हैं देहरादून की तरफ। देहरादून में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के द्विवार्षिक चुनाव शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर नरेश नपलचाल और चुनाव अधिकारी डॉक्टर अमलेश सिंह की देखरेख में चुनाव प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी की गई। अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर रमेश कुंवर और डॉक्टर आनंद शुक्ला ने अपना नामांकन किया था, लेकिन नामांकन के अंतिम दिन डॉक्टर आनंद शुक्ला द्वारा नाम वापस ले लेने के बाद डॉक्टर रमेश कुंवर निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। नई कार्यकारिणी में डॉक्टर यशपाल तोमर को महासचिव चुना गया है। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के द्विवार्षिक चुनाव शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न किए गए हैं। बता दें आपको कि इस नई कार्यकारिणी में डॉक्टर यशपाल तोमर को महासचिव चुना गया है, वहीं निर्विरोध डॉक्टर रमेश कुंवर अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में भवन मानचित्रों के निस्तारण के लिए कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में नैनीताल, भीमताल, भवाली और मुक्तेश्वर क्षेत्र के 85 आवासीय भवन मानचित्रों को स्वीकृति दी गई। इन 85 मानचित्रों में से 4 व्यावसायिक भवन मानचित्र शामिल हैं। इसके अलावा 21 भवन मानचित्रों में डिजिटल सिग्नेचर जारी करते हुए मानचित्र निर्गत किए गए। चारधाम यात्रा के बेहतरीन प्रबंधन के लिए एक बार फिर से लोकजीत सिंह ने उत्तराखंड का मान बढ़ाया है। चारधाम यात्रा के दौरान कंट्रोल रूम प्रभारी बनाए गए लोकजीत सिंह को राष्ट्रीय स्तर के स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बता दें कि लोकजीत सिंह को इससे पहले भी कोविड प्रबंधन के लिए 2021 में प्रतिष्ठित FICCI स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा
इसके साथ ही उन्हें साल 2024 में चारधाम यात्रा प्रबंधन के लिए भी राज्यपाल का उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक सुखद खबर, गर्व करने वाला विषय। बता दें आपको कि चारधाम यात्रा के बेहतरीन प्रबंधन के लिए एक बार फिर से लोकजीत सिंह ने उत्तराखंड का मान बढ़ाया है। चारधाम यात्रा के दौरान कंट्रोल रूम प्रभारी बनाए गए लोकजीत सिंह को राष्ट्रीय स्तर के स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साथ ही लोकजीत सिंह को इससे पहले भी कोविड प्रबंधन के लिए 2021 में प्रतिष्ठित FICCI स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड भी मिल चुका है। साथ ही उन्हें साल 2024 में चारधाम यात्रा प्रबंधन के लिए भी राज्यपाल का उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया था। यानी कि मैनेजमेंट में लोकजीत से बेहतर कोई नहीं और उनके जो अवार्ड्स हैं ये प्रमाण के तौर पर लोगों के सामने आ रहे हैं और एक बार फिर से उत्तराखंड के लिए ये गर्व का विषय बन चुका है। खबर नैनीताल से है, जहां कुमायूं विश्वविद्यालय के परीक्षा केंद्र DSB परिसर में प्री PhD परीक्षा आयोजित की गई। इसमें 250 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान भावुक कर देने वाला पल भी देखने को मिला। यहां एक दिव्यांग छात्रा व्हील चेयर से परीक्षा केंद्र पर पहुंची और सीढ़ियों पर उसका भाई उसे गोद में उठाकर परीक्षा हॉल तक ले गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नैनीताल के कुमायूं विश्वविद्यालय के परीक्षा केंद्र DSB परिसर में प्री PhD परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें एक भावुक कर देने वाला क्षण भी देखने को मिला। यहां एक दिव्यांग छात्रा व्हीलचेयर से परीक्षा केंद्र पहुंची थी और सीढ़ियों पर उसका भाई उसे गोद में उठाकर परीक्षा हॉल तक ले गया, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग प्रशंसा कर रहे हैं उस भाई की जो अपनी दिव्यांग बहन को परीक्षा केंद्र तक लेके आए हैं। प्री PhD परीक्षा का आयोजन हुआ और इस दौरान 250 लोगों ने इसकी परीक्षा दी। इस दौरान एक भावुक करने वाला क्षण भी देखने को मिला, जहां एक दिव्यांग छात्रा व्हील चेयर से परीक्षा केंद्र पहुंची थी। बता दें आपको कि ये वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां एक बहन के परीक्षा के लिए एक भाई भी संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। खबरों का सिलसिला आप यूं ही बरकरार रखना चाहते हैं, मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर जरूर से चेक इन करें, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। देवभूमि की खबरों में बस इतना ही। बाकी हम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।